बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर एजाज जुवेद लक। हमारी कोशिश होती है कि हम आई से मुतल्लिक कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करें, और उसमें हमेशा हम कहते हैं कि हम पेशेंट से या सुनने वालों से हम कमेंट्स लेंगे, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव और इफेक्टिव, ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। क्योंकि चीज़ें डिस्कस करने से, बोलने से, सुनने से, किसी को बताने से उसमें इम्प्रूवमेंट होती है। तो आज का टॉपिक एक बहुत अच्छा टॉपिक है। ये सिर्फ डॉक्टर से रिलेटेड नहीं है, और मोस्ट ऑफ द प्रोफेशन से भी ये रिलेटेड हो सकता है। तो आज का टॉपिक है हमारा एथिक्स, कि ये कौन कौन से एथिक्स होते हैं, एथिक्स का जो है मीनिंग क्या है, इसका मफहूम क्या है, इसको समझने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसको हम अब डिटेल से आज देखेंगे। तो एथिक्स, सबसे पहले तो हम डिफाइन करेंगे कि एथिक्स होता क्या है। एक्चुअली एथिक्स जो है एक मॉरल प्रिंसिपल और वैल्यूज का नाम है, कि जो किसी डिसीजन को एग्जैक्ट करने के लिए की जाती है। किसी चीज को रॉन्ग प्रूव करना है, किसी चीज को राइट प्रूव करना है, किसी चीज को फेयर प्रूव करना है, किसी चीज को अनफेयर प्रूव करना है। तो उसमें जो प्रिंसिपल और वैल्यूज, यानी जो तराजू उसको मैयर करने के लिए है कि ये चीज एग्जैक्ट है या एग्जैक्ट नहीं है, ये चीज रॉन्ग है, फेयर है, अनफेयर है, क्या है, उसके लिए जो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं या वैल्यूज हैं, उनको हम एथिक्स कहते हैं। अब ये एथिक्स मेडिकल के भी हो सकते हैं, नॉन मेडिकल के भी हो सकते हैं। अगर हम इनको क्लासिफाई करें तो हम इसको इस तरह क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये कौन कौन से हो सकते हैं, और मॉरल प्रिंसिपल हैं क्या। मॉरल प्रिंसिपल ये हैं कि ऑनेस्टी कितनी है, इंटीग्रिटी कितनी है, और रिस्पेक्ट कितनी है किसी भी चीज में। ये वो चीजें हैं मॉरल प्रिंसिपल। जैसे मैंने पहले कहा कि ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ मेडिकल के हों, ये नॉन मेडिकल के भी हो सकते हैं, ये प्रोफेशनल भी हो सकते हैं, नॉन प्रोफेशनल भी हो सकते हैं, लीगल भी हो सकते हैं। पर्सनल एथिक्स भी हो सकती है कि बंदे का कंटेक्ट कैसा है, बंदे का बिहेवियर कैसा है। और बिजनेस ओरिएंटेड भी हो सकते हैं कि इस बिजनेस में जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका बिहेवियर क्या है, और उनकी डिसीजन मेकिंग वैल्यूज क्या है, और वो किन चीजों को लेके चल रहे हैं। और इसी तरह सोशल एथिक्स भी हैं। मिसाल के तौर पे क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ओवरऑल क्या बुरा है, ओवरऑल क्या गलत है। इसी तरह एथिक्स आपको बहुत सी चीजों में हेल्प करते हैं, मसलन ऑटोनॉमी को करते हैं, और नॉन मेलाफेडी को डिफाइन करते हैं। मेलाफेडी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और जस्टिस को और फेयरनेस होनी चाहिए, जस्टिस होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए। अगर हम इन चीज़ों सारी को, जैसे मैंने कहा कि ये मॉरल प्रिंसिपल्स हैं और वैल्यूज हैं, अगर इनको हम एक कंसल्टेंट के लिए अप्लाई करें, जैसे मैं एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हूँ, एक कोई और बंदा है वो मेडिकल स्पेशलिस्ट है, एक कोई ईएनटी स्पेशलिस्ट है, एक कोई डर्माटोलॉजिस्ट है, एक कोई गायनेकोलॉजिस्ट है। कोई भी प्रोफेशनल जो है, जो कंसल्टेंट है, उसको क्या क्या उसकी बैंडिंग्स हैं, क्या क्या उसकी मॉरल प्रिंसिपल और वैल्यूज हैं जो उसने अप्लाई करनी है। अब ये जो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं या वैल्यूज हैं, उसकी डबल ट्रिपल ड्यूटी है। उसकी दूसरे कंसल्टेंट से क्या प्रिंसिपल्स और मॉरल ड्यूटीज और वैल्यूज हैं, उसकी पेशेंट के साथ क्या है, उससे आपके सीनियर के साथ क्या है, उससे आपके जूनियर के साथ क्या है। तो ये सारी चीजें कंसल्टेंट के लेवल पे हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, कंसल्टेंट की क्या मॉरल वैल्यूज हैं। नंबर वन, उसको पेशेंट की हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से एक्यूरेट असेसमेंट और डायग्नोसिस करनी चाहिए। डायग्नोसिस के बाद एग्जैक्ट और अप टू द मार्क और क्लियर और इन द रिक्वायर्ड जोन में इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने उसकी हिस्ट्री एग्जामिनेशन में अनड्यू इन्वेस्टिगेशन उस पर आपने बर्डन डाल दिया है। तो इन्वेस्टिगेशंस की हम बात कर रहे थे पेशेंट से मुतल्लिक। तो जो रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशंस हैं वो होनी चाहिए। ये नहीं कि उस बेचारे के पास मेडिसिन के पैसे ना हो, सर्जरी के पैसे ना हो, आप उसको इतनी इन्वेस्टिगेशन लिख दें, तो ये भी एथिक्स के अगेंस्ट है। और एक्टिव लिसनिंग, बात कर ये होता है कि
पेशेंट बोल रहा है तो आप इस तरह कर रहे हैं कि ये उठ के चला जाए, मरीज आया क्यों है। तो ये उस सूरत में होता है कि जब आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पेशेंट को बुलाते हो और बिठा लेते हो और पेशेंट को प्रॉपर टाइम नहीं देते। अगर पेशेंट को प्रॉपर आप टाइम नहीं देते, उसकी एक्टिव लिसनिंग नहीं करते पेशेंट की, उसकी अच्छी हिस्ट्री नहीं लेते, तो ये भी एथिक्स के अगेंस्ट है। अब रह गया इन्वेस्टिगेशन के बाद आप उसकी डायग्नोसिस को फोकस करेंगे और डायग्नोसिस के बाद उसका जो ट्रीटमेंट है वो काउंसल करेंगे, किस जबान में जो पेशेंट समझता है। आप खुद अंदाजा लगाएं, आप जर्मनी में गए हुए हैं, आपको पेशेंट से काउंसलिंग करनी है उसकी डायग्नोसिस के बारे में, आप क्या करेंगे? तो यू शुड कन्वे हिम या हर टू हिज ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज। इसी तरह कोई पंजाबी बंदा है, वो चीजों को नहीं समझ सकता है, या कोई पख्तून है, तो कोई एक साथ बंदा होना चाहिए जो चीजों को समझ सके और उसकी हिस्ट्री आपको सुना सके। अब रह गया पेशेंट की ऑटोनॉमी। उसका मतलब यह है कि वट एवर द डिजीज एंड डिजीज फेट एंड वट एवर द ट्रीटमेंट फेट एंड वट एवर द रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ द डिजीज, तो वो अगर पेशेंट चाहता है कि मेरे तक रखने तो उसी तक रखने चाहिए। अगर रिक्वायर्ड है कि उसके फैमिली को पता होना चाहिए तो उसको फैमिली को कंसल्ट करना चाहिए, फैमिली से डिस्कस करना चाहिए, फैमिली के सामने रखना चाहिए। अब जितने एक्सपेंसेस हैं पेशेंट की ट्रीटमेंट के, वो सारे काउंसल करने चाहिए, कंसील नहीं करने चाहिए। इसी तरह वट एवर द मेथड ऑफ ट्रीटमेंट आप अडेप्ट करना चाह रहे हैं, वो पेशेंट से बिल्कुल क्लियरली होना चाहिए। अब ये जब मैं मेडिकल एथिक्स सर्च करके पढ़ रहा था और बुक्स निकाल निकाल के देख रहा था, यकीन करें बीइंग ए मुस्लिम मुझे ऐसे लग रहा था कि ये एन इस्लाम की तबलीग है। ऐसे लग रहा था कि एक बहुत बड़ा आलिम और मौलवी साहब ये सारी बातें बता रहे हैं। पेशेंट और डॉक्टर का जो रिलेशनिंग है वो एथिक्स पूरे ऑब्जर्व करने चाहिए। ये नहीं है अगर आई से मुतल्लिक उसको कोई आप उसको ट्रीटमेंट ऑप्शन या कैटरेक्ट से मुतल्लिक या उसकी किसी भी सर्जरी से मुतल्लिक आपने उससे जो भी डिस्कस किया है, जो आपने उससे उसकी फैमिली के सामने या उसके सामने आपने उसका एक लाइन ड्रा की है कि ये आपके और मेरे दरमियान एक एग्रीमेंट है, तो वो पूरा करना चाहिए। और ये इस्लाम भी है और ये आई थिंक ये डेरिवेटिव है इस्लाम का, ये मेडिकल एथिक्स जो है। इसी तरह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए किसी भी चीज में, और जितने उसमें रिस्क फैक्टर हैं, जितने भी उसमें मेरिट्स डीमेरिट्स हैं, वो पेशेंट से डिस्कस जरूर करने चाहिए और पेशेंट को एक्सप्लेन करना चाहिए कि इसकी फेट क्या है। इसी तरह हर लिहाज से उसकी फैमिली मेंबर को अगर पेशेंट चाहता है तो उसको इन्वॉल्व करना चाहिए और बेनिफिट्स की मेंटेनेंस और उसकी प्राइवेसी का जरूर ख्याल करना चाहिए। इसी तरह आप तो अप होल्डिंग ऑफ द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड लाजमी होने चाहिए कि आप प्रोफेशनल हो, आप डॉक्टर हो, आप कंसल्टेंट हो, किसी लेवल पे आपको अपने लेवल से नीचे नहीं आना चाहिए। यानी आपको रेडी बॉर्न नहीं होना चाहिए, आपको वो रेडी में फ्रूट बेचने वाला नहीं होना चाहिए। आपका जो लेवल है उसके मुताबिक ही रहना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए। और अपने हेल्थ प्रोफेशनल जो हैं उनसे अगर जरूरत हो तो उनको कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व करना चाहिए। गुड फॉलोअप होना चाहिए, अपडेटिंग होनी चाहिए मेडिकल रिसर्चेस की एंड गाइडलाइंस की, और पेशेंट को और सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए चीजों में। अब ये चीजें हैं जो पेशेंट से रिलेटेड हैं, ये वो एथिक्स हैं जो हमें पेशेंट से ऑब्जर्व करने हैं। अब पेशेंट डॉक्टर को क्या बताता है, वो पेशेंट के राइट्स हैं कि पेशेंट के कौन से राइट्स हैं जो डॉक्टर और उसके दरमियान जो म्यूचुअल हैं। मसलन कुछ चीजें हैं पेशेंट को प्रॉपर हिस्ट्री देनी है, ये नहीं कि कोई चीज वो कंसील करे, ये भी एक पेशेंट से एथिक्स हो सकते हैं। इसी तरह कोई सर्जरी करवाई है, जो भी करवाई है वो उसको बताना चाहिए। और इससे रिलेटेड डॉक्टर की क्या जिम्मेदारियां हैं, अगर एक पेशेंट किसी जगह से ट्रीट होके आया है या उसका कोई आपने कोई प्रिस्क्रिप्शन देखी है, आपने उसका कोई ट्रीटमेंट प्लान देखा है,
अगर वो सही है तो उसे कहें भाई मिस्टर ए बी सी ने जो लिखा है ये सही है। अगर सही नहीं है तो ये भी नहीं कहना चाहिए कि यो तो बंदा ही बकवास है, वो तो तेरा उसने सत्यानाश ही कर दिया। मैंने देखा ये फैसलाबाद में बहुत पाया जाता है। आपने सर्जरी की है, आपने मरीज को अच्छा देखा है, मैं बहुत फन्ने खान हूं, मैं बहुत A1 हूं। यार ये एथिक्स के अगेंस्ट है। अगर आपने पेशेंट को और दूसरे कंसल्टेंट का राइट पेशेंट के सामने नेगेटिव डिस्क्लोज की है, अगर पॉजिटिव है तो फिर भी उनको नेगेटिविटी में लाना है, अगर नेगेटिव है तो फिर भी नेगेटिव करना है, तो ये एथिक्स के अगेंस्ट है। अगर उससे कोई ऐसी चीज हो गई, ये पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो गई सर्जरी की या मेडिकल ट्रीटमेंट की, तो ये सारी चीजें किताब में लिखी हैं, मुझे बताओ किस जगह नहीं लिखी हैं कॉम्प्लिकेशन। मेडिसिन की कॉम्प्लिकेशन भी लिखी हुई हैं, सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन भी लिखी है। आप कहें भाई किताब पे फलां सफ़े पे ये कॉम्प्लिकेशन लिखी हुई है, उस बेचारे का कसूर नहीं है। मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ कि ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी हो जाएगी कि एक पेशेंट को एंडोथेल्मेटस हो गई। आप हम में से कोई बंदा भी अल्लाह के साथ एग्रीमेंट नहीं किया हुआ कि मेरे मरीज को एंडोथेल्मेटस नहीं होगी, ये कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। किसी को भी मरीज को किसी के हाथ से भी कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। हमने जानबूझ के तो नहीं करनी होती ना। बेशुमार फैक्टर्स हैं, जैसे मैं कहता हूँ 12 13 14 चीजें हैं जो पेशेंट की गुड सर्जरी या गुड आउटकम के लिए होती है। तो वो पेशेंट जो एंडोथेल्मेटस को हो गया तो उसने डॉक्टर साहब पे कहीं ना कहीं वो घेरा डाला हुआ। तो वो मेरे पास आ गया कि ये मुझे देखें। तो मैंने देखा, मैंने कहा ये एंडोथेल्मेटस है तो ये किसी से हो सकती है, मेरे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो वो पेशेंट जो है जल्दी से उसने पेपर मेरे हाथ से खींचा, बाहर खड़े होकर ऊंची आवाज में कह रहा था ऐ सारे डॉक्टर रले हुए हैं। तो साथ गाली भी दे रहा था जो मैं इस मौके पर नहीं बयान कर सकता। तो ये एथिक्स है कि आपने अपने कोलीग का ख्याल रखना है। अब कोलीग दो तीन किस्म के हो सकते हैं। आपका जूनियर है, आपके लेवल का है, आपका सीनियर। आपका सीनियर है तो जूनियर को चाहिए उसको ड्यू रिस्पेक्ट दे, और सीनियर को भी चाहिए कि जूनियर को। आप हाउस सर्जन है, उसको आप डांटना शुरू कर देंगे, आपने तो जनाब जो है ना आरडी सर्जरी अच्छी नहीं की है, आपने ये किया वो किया, और सबके सामने उसको कह दें, तो ये और ज्यादा मेडिकल एथिक्स के खिलाफ है। इसका मतलब आपको कोई एथिक्स नहीं आते हैं मेडिकल के। हमेशा जूनियर के सामने उसको अलहदा करके समझाना चाहिए। ये नहीं है कि क्लास में बैठे हुए एक बंदे को पॉइंट आउट करें कि मिस्टर फलां आप खड़े हो जाओ, ये मसला वो मसला। अगर वो बहुत ज्यादा सिन कर रहा है तो अलहदा बात है, लेकिन प्रोफेशनली आप किसी को सबके सामने डिग्रेड नहीं कर सकते। आपको हक हासिल नहीं है, जूनियर को भी और सीनियर को भी, और आपके लेवल का भी तो डेफिनेटली नहीं। आप जैसे भी आप चाहते हैं कि किसी से कोई ऐसी बात करनी है तो आप उसकी हारमोनी और उसकी वैल्यू, उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखें। आपने बात करनी है उसको कहें जी आप फलां टाइम आ जाएं, फलां रूम में आ जाएं, फलां जगह आ जाएं, मैंने आपसे ये बात डिस्कस करनी है। तो ये तो है जो वो एथिक्स हैं जो कंसल्टेंट से, कंसल्टेंट के जूनियर से, कंसल्टेंट के सीनियर से, और आपके लेवल के और पेशेंट से। तो ये एथिक्स हमें जरूर ऑब्जर्व करने चाहिए। और एथिक्स की कई सारी टाइप्स हैं, कई सारी टाइप्स हैं। इसमें फायदा क्या होगा? आप रिस्पेक्ट को वैल्यू दोगे, आप प्रोफेशनलिज्म को वैल्यू दोगे, आप एक्नॉलेज को करोगे, नॉलेज को करोगे, एक्सपर्टीज आपकी इंक्रीज होगी, कोलैबोरेशन होगी, सपोर्ट और प्रमोशन होगी, और लर्निंग होगी। इसी तरह आपकी जो है मेंटोरशिप, उसको ज्यादा वैल्यू होगी, लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे, और मैं समझता हूं कि अल्लाह भी खुश होएगा। अकाउंटेबिलिटी होगी आपकी, और कंटिन्यूएशन ऑफ एजुकेशन का एक एस्पेक्ट आपके अंदर आ जाएगा। तो इसी तरह ये सारी चीजें जो है ना एथिक्स में आती है। मैं सारे डॉक्टरों से ये हाथ बंद के गुजारिश करूंगा कि अगर किसी डॉक्टर का कोई भी, ये नहीं है कि मेरा अल्लाह माफ करे कल कोई केस खराब हुआ है तो मैं सबके लिए एक जनरल फार्मूला बता रहा हूं कि आप मेडिकल एथिक्स का ख्याल करें। यकीन करें यही इस्लाम है, ये इस्लाम है। आप देखें कि कोई कॉम्प्लिकेशन हुई तो अगर बुकेश है तो है यार, आपने ये तो नहीं कहा कि कैटेट करते हुए अपेंडिसेक्टमी कर दी, कोई ऐसी बात नहीं है। हारमोनी, वैल्यू, रिस्पेक्ट, प्रोफेशनलिज्म, और पेशेंट की और डॉक्टर की, सीनियर की, जूनियर की जो है ना इज्जत नफ्स को सामने रखें। और उम्मीद है ये मैसेज सबको अच्छा लगा होगा। इसमें मजीद सबकी राय की इंतज़ार रहेगा। डॉक्टर इजाज़ जवेद, अस्सलाम वालेकुम।